राज्यपाल की शपथ। अहम देवव्रतः। तो मैंने उस शपथ को 2-3 बार पढ़ा कि मैं अपने प्रदेश की जनता के कल्याण के कार्य करता हूँ। तो मैंने इस पद की गरिमा को इतना बढ़ाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी अनुभव करें कि यहाँ रह करके भी लोक कल्याण के काम हो सकते हैं। फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग की बात करें तो रोचक कहाँ पे रहा और चैलेंजिंग आपको कहाँ पे लगा? मेरा जो 35 वर्ष गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संचालन में व्यतीत हुआ है वो इतना संघर्षपूर्ण था कि कई बार मैं भी उन काल को याद करके सिरहन हो जाती। प्रधानाचार्य जहाँ बना गया वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय थी। वहाँ 50-60 बच्चे थे, बेचारे दीनहीन गरीब परिवारों के थे और वो वैचारिक रूप से भी जो बिगड़ैल बच्चे जिसको बोलते ना, ऐसे इसको गुरुकुल भेज दो। मेरा पोता भी गुरुकुल में, उसको भी टेस्ट क्लियर करना पड़ा। जिस हाथों ने कलम उठाई थी उन हाथों ने अपने अधिकार के लिए बंदूक भी उठा ली। मैं 21 साल का था तो उन अधिकारी एक बड़े स्तर के थे, नाम मैं नहीं लूंगा। एक इंच जमीन हमने प्यार से बिना खून खराबे छुड़वाई। जब आप पहली बार मिले आचार्य जी देश की सेवा करते रहो। अगर आप राज्यपाल नहीं होंगे, महामहिम नहीं होंगे, उसके बाद का क्या सोचा है, क्या कर रहे होंगे? प्राकृतिक खेती मिशन। નમસ્કાર, TV9ના પોડકાસ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું કિંજલ. આ પોડકાસ્ટના માધ્યમથી અમે આપને એવી પ્રતિભાઓ સાથે રૂબરૂ કરાવીશું જેમનો એક અલગ જ મિજાજ છે. તેમની સાથે કેટલીક રોચક વાતો અને કિસ્સા પણ જોડાયેલા છે. અને શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે રાજ્યના પ્રથમ નાગરિક એટલે કે રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી સાથે. આમ તો આચાર્યજીને કોઈ પણ પ્રકારના પરિચયની જરૂર નથી, પરંતુ જો તેમની વાત કરવામાં આવે તો તેમની વાતોમાં હંમેશા વેદોનો એક સંગ્રહ જોવા મળતો હોય છે. તેમના વ્યક્તિત્વની અંદર શિક્ષણ, સેવા અને સમર્પણનો ત્રિવેણી સંગમ જોવા મળતો હોય છે. આડંબર ક્યારે નથી હોતો, પરંતુ સત્યની નજીક હંમેશા જતા હોય છે. તેમનો એક મિજાજ રહ્યો છે પરિવર્તનનો. શિક્ષાની વાત હોય, સામાજિક કુરીતિની વાત હોય કે પછી યુવાધનની વાત હોય કે પછી ખેતીની વાત હોય, હંમેશા પોતાના વિચારોને સ્પષ્ટ રીતે મૂકતા પણ હોય છે અને લોક અર્થમાં તેનું એક વ્યવસ્થિત રીતે એનું અમલીકરણ થાય તેનો પણ પ્રયાસ કરતા હોય છે. આમ તો રાજ્યપાલ છે, પરંતુ દિલથી આજે પણ તે આચાર્યજી છે. સીધી તેમની સાથે જ વાત કરીએ. આચાર્યજી, આપકા ખૂબ ખૂબ સ્વાગત है. धन्यवाद धन्यवाद कुंजल जी। आचार्य जी, जो एक मैंने बात भी कही कि आप भले राज्यपाल हैं, लेकिन राज्यपाल अभी तक जितने भी राज्यपाल रहे हैं या व्यवस्था रही है उसमें देखा गया है कि वो सरकार या सरकार के दायरों तक सीमित रहते हैं. आप पहले ऐसे राज्यपाल हैं कि जो प्रजा तक जा रहे हैं, या तो कह सकते हैं कि प्रजा वात्सल्य राज्यपाल हैं. तो ये जो बैरियर तोड़े उसके पीछे क्या वजह रही, क्या पूरा बैकग्राउंड रहा? कुंजल जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। दरअसल मैं गांव की पृष्ठभूमि में पैदा हुआ, गांव में ही पैदा हुआ, एक सामान्य किसान के परिवार में, और गुरुकुलों में मेरी शिक्षा हुई। तो ये दोनों ही परिवेश ऐसे मेरे को मिले, गांव में रहते हुए खेती बाड़ी में सहयोग करना, पशुपालन में सहयोग करना, और उसके बाद गुरुकुलों में भी ये परंपरा रही है हमारी कि वहाँ कृषि के साथ भी जोड़ते हैं, गाय के साथ भी जोड़ते हैं और भारतीय जीवन मूल्यों के साथ भी जोड़ते हैं. और मेरे जो गुरुकुल रहे हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज ने इस देश की आज़ादी से लेकर और समाज में कुरीति निवारण तक और अस्पृश्यता निवारण के लिए और समाज के उत्थान और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए थे वो सब हमारे विचारों में गुरुजन लाए थे.
तो भाव एक पैदा था कि हम भी दुनिया में आए हैं तो समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ कर पाए। तो वो जो चिंतन लगातार मिलता रहा, उसी का परिणाम भगवान की कृपा हुई। और इसके लिए मैं वर्तमान शीर्षस्थ नेतृत्व भारत का, जी माननीय राष्ट्रपति जी और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका आभारी हूँ कि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि कभी नहीं जी रही। जी मैं शिक्षक रहा और समाज में जो कार्य होते थे सुधारवादी, लोक कल्याण के, उनमें मेरी रुचि थी, किसानों के लिए। और मेरे को अचानक जी उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफार्म दिया। मेरे ख्याल में ये भारत के इतिहास की ऐसी घटना बहुत कम मिलती है कि एक शिक्षक को, हाँ एक गांव में काम करने वाले, किसानों के बीच में कार्य करने वाले व्यक्ति को, युवाओं के बीच में काम करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल जैसे पद पर नियुक्त कर दिया, जिसकी मुझे भी जानकारी नहीं थी। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी का बहुत आभारी हूँ। और जब मैंने कुंजल जी राज्यपाल की शपथ ली, जी तो मैंने उस शपथ को 2-3 बार पढ़ा। उसमें लिखा था कि मैं अपने प्रदेश की जनता के कल्याण के कार्य करता रहूंगा। इसको सार्थक किया आपने। लोक भवन में बैठ के, राजभवन में बैठ के तो प्रजा का कल्याण नहीं हो सकता केवल बैठ के। तो मेरे मन में आया कि इतना बड़ा अवसर मुझे दिया गया है, तो मैंने इस पद की गरिमा को इतना बढ़ाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी अनुभव करें कि यहाँ रह करके भी लोक कल्याण के काम हो सकते हैं। बिल्कुल। और किसी प्रकार की बाधा नहीं। मैं संवैधानिक व्यवस्था का पूरा पालन करता हूँ, अपनी मर्यादाओं का पूरा ध्यान करता हूँ, लेकिन इसके साथ आपकी जानकारी में आजकल पिछले 4 महीने से जो मैंने एक अभियान चलाया, जी मैं आ रही हूँ, उसी बात से आ रही हूँ। हाँ, तो उस दिशा में ये एक प्रकार से बहुत बड़ा कार्यक्रम है समाज उत्थान के लिए। आचार्य जी, मेरे 2 सवाल हैं। जिस तरह से आपने कहा कि आपने जो शपथ ली थी उसको पूरा ही परिपूर्ण करने के लिए आप काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग गांव में जो होते हैं वो कभी भी राजभवन तक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटोकॉल से लेके बाकी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक राज्यपाल का ये सोचना कि मैं गांव तक जाऊंगा, मैं उन लोगों से मिलूंगा, और न सिर्फ मिलना, वहाँ पे रात को रुकना, उनके सुख दुख में शामिल होना, वहाँ पे योग करना, वहाँ पे भी किसान से बात करना, वहाँ पे भी बच्चों के साथ खेलना, कहीं पे भी आपको कोई बैरियर नहीं आया। तो ये कितना आसान आपके साथ रहा, और ये सोच आपको कहाँ से आई कि आप गांव में जा सकते हैं और रात को रुक सकते हैं? क्योंकि हालांकि बहुत समय देखा गया है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, MP MLA या नेता लोग होते हैं, वो ये करते हैं क्योंकि उनको वोट लेने जाना होता है। आपके केस में ये कोई विषय नहीं है, लेकिन आपने इसको एक मुहिम की तरह लिया। बहुत अच्छा आपका सवाल कुंजल जी, ये भी अद्भुत है। देखिए, यहाँ मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, जो उस समय प्रदेश में मुख्यमंत्री होते थे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में ये अभियान चलाया था कि गांव में जाकर निवास करें और गांव में जनमानस की क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका निवारण होगा, कैसे उनके हम सुख दुख के साझी बन सकते हैं। उन्होंने कभी ये कार्यक्रम गुजरात में चलाए थे। तो लोगों से जब मैं गांव में जाता था तो लोग मेरे को ये चर्चा करते थे, साहब ऐसा करते थे। तो यहाँ से मेरे मन में विचार आया कि अब तक मैं प्राकृतिक खेती के प्रचार के लिए गांव में जाता हूँ, लोगों को संबोधित करता हूँ, खेतों में भी जाता हूँ, लेकिन जितना गहराई से जुड़ना चाहिए वो तरीका उनके बीच में रुकने जाने से ही बन पाएगा। तो ये प्रेरणा मैंने प्रधानमंत्री जी के उस मिशन से ली। लेकिन कभी आपको सरकार में से किसी ने, मुख्यमंत्री ने, किसी ने रोका नहीं कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, ये तो हमारा काम है? कभी ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि जब आपने शुरुआत की होगी तो किसी से तो बात हुई होगी। हाँ, निश्चित रूप से
माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी प्रदेश सरकार को सबको मेरे इस कार्यक्रम की जानकारी है, जी लेकिन वो बहुत खुश हैं और उनको बहुत अच्छा लगता। मेरा विरोध नहीं, साथी बने जी। हुए हैं। पूरी सरकार के लोग मेरे को कहते हैं कि जब भी आप जाते हैं तो हमें भी सूचना दें, हम भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और वो लोग इस दिशा में पूर्ण सहयोगी हैं। और लोक कल्याण और विशेषकर प्राकृतिक कृषि में तो मुख्यमंत्री जी ने कई बार मेरे को बोला कि ये मिशन सबसे जरूरी है आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसमें कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा तो हम दिल खोल के करेंगे। पर्यावरण बचना चाहिए, धरती माँ बचनी चाहिए, गौ माता बचे, लोगों का स्वास्थ्य बचे, किसान की आय बढ़े। ये मिशन प्रदेश सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का है। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में मैंने ये विषय डाला अपने वाला में कि जी मैं ऐसे ऐसे गांव में ये अभियान चलाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने इतनी खुशी से मेरे को आशीर्वाद देते हुए कहा ये बहुत अच्छा है, आपको जरूर करना चाहिए। आचार्य जी, आपसे एक बात ये भी समझनी है, क्योंकि आप बहुत ही कह सकते हैं कि अनुशासन में मानते हैं। आपकी कहनी और कथनी में कभी कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन अगर कभी भी एक नया कैंपेन शुरू करना, जैसे आपने बात की कि आपने प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय लाया था, तो आपने सोचा था कि इसका क्या जवाब आएगा, या कोई तैयारी की थी कि नहीं मुझे ये करना है, तो या आपको भरोसा था कि इसका जवाब हाँ में ही आना है? मेरे को कुंजल जी कारण क्या हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ऐसे कार्यक्रम प्रदेश में चलाते रहे हैं और उसी जैसा मिशन मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो मेरे को विश्वास था कि मैं ये कार्य अपने स्वार्थ में नहीं करा। जैसे आपने बताया, मैंने तो कोई चुनाव भी नहीं लड़ना है। बिल्कुल। केवल लोक कल्याण जो मैंने शपथ ली थी और उसमें लिखा हुआ कि मैं अपने प्रदेश की जनता की भलाई के कार्य करूंगा, तो ये इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनके सुख दुख में साथी बनूं, किसान को समृद्धि की ओर बढ़ाऊं, पशुपालन की ट्रेनिंग उनको मैं दूं जो जानता हूं, योग जो गुरुकुलों में बचपन से मैंने सीखा, प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी दुनिया में योग फैला दिया। तो इन सब बातों के लिए मेरे को जरूर प्रेरणा मिलेगी, मैं सोच के ये बात कही। आचार्य जी, क्योंकि आपका काफ़ी जीवन 35 साल से ज़्यादा का जो जीवन है वो शिक्षा में रहा, उसके बाद कह सकते हैं कि दूसरे पड़ाव में आपका राजनीति में प्रवेश हुआ। लेकिन अगर हम राज्यपाल की बात करें तो जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनका रिटायरमेंट प्लान होता है वो राज्यपाल होता है। लेकिन आपका जो ये सेकेंड इनिंग थी, अगर हम आपके फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग की बात करें, तो रोचक कहाँ पे रहा और चैलेंजिंग आपको कहाँ पे लगा? देखिए कुंजल जी, मेरा जो 35 वर्ष गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संचालन में व्यतीत हुआ है वो इतना संघर्षपूर्ण था कि कई बार मैं भी उन काल को याद करके सिरहन हो जाती है। क्योंकि 1981 उस समय मेरी आयु 21 वर्ष की थी और उस गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मेरे को प्रधान आचार्य बना करके भेजा। लेकिन प्रधान आचार्य जहाँ बना गया वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय थी। वहाँ 50-60 बच्चे थे, बेचारे दीनहीन गरीब परिवारों के थे। और वो वैचारिक रूप से भी जो बिगड़ैल बच्चे जिसको बोलते ना, ऐसे इसको गुरुकुल भेज दो, तब एक ट्रेंड था कि कुछ पढ़ नहीं रहा है तो गुरुकुल वहाँ भेज दो, मास्टर जी मार पीट के उसको ठीक कर ही देंगे। ऐसी सोच एक बात। दूसरा, वहाँ कोई सरकारी अनुदान नहीं था जी। हमारे पास गुरुकुल की 200 एकड़ भूमि थी, दान में किसी ने दी हुई, लेकिन उस पे लोगों ने कब्जे करके अपनी गिरदावरी नाम कर रखी थी। वहाँ से हमें कुछ नहीं मिलता था। आचार्य जी, 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगी, क्योंकि ये किस्सा मैंने भी कहीं पे पढ़ा हुआ है। और जिस हाथों ने कलम उठाई थी उन हाथों ने अपने अधिकार के लिए बंदूक भी उठा ली। 21 साल का वो युवा के जो शिक्षक है, प्रधान आचार्य हैं, और वो अपने साथ बच्चों को लेके, शिक्षकों को लेके अपनी ज़मीन की लड़ाई के लिए मैदान पे डट गए थे। और सामने ब्यूरोक्रेट्स थे, सामने ताकतवर लोग थे। तो वो
कैसे पूरा वो किस्सा हुआ था, उससे पहले क्या मेहनत हुई थी और बंदूक कैसे उठा ली थी हाथों में? देखिए, वो बंदूक मेरे नाम लाइसेंस नहीं, वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का लाइसेंस था, उसकी थी। एक बात, जमीन मेरी व्यक्तिगत नहीं थी, वो भी भूमि गुरुकुल कुरुक्षेत्र की थी, लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने कब्जे किए कि जो कुछ बदले में देते नहीं थे। किसी सेठ ने वो जमीन गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के जीवन यापन के लिए दी, शिक्षा के लिए दी थी, खान पान के लिए दी। लेकिन कुछ उस काल के अधिकारी लोग अपनी ताकत के बल पर उन्होंने कब्जे वहाँ किए। कुछ इसी प्रकार के दूसरे लोगों ने भी किए। मैं उनके घर पे गया कि ये लाला ज्योति प्रसाद ने दान में दी जमीन है और आप इन बच्चों का हक खा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता, आपको ये छोड़नी चाहिए। तो मेरे को ऐसी बात में 21 साल का था, तो उन अधिकारी एक बड़े स्तर के थे, नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने कहा तू कल का बच्चा है, हमारे से लड़ाई लड़ेगा और तू जमीन छुड़वाएगा, ऐसे शब्द उन्होंने मेरे को बोले। तो मैंने तो यही कहा कि ईश्वरीय व्यवस्था अपने आप होगी, लेकिन मैं लगातार संघर्ष करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के बच्चों के लिए। और आचार्य जी, तब आप सिर्फ 21 साल के थे, सामने वो सिस्टम थी कि जिस सिस्टम का आप पार्ट भी नहीं थे, छड़ी नहीं थी हाथ में, कलम भी नहीं थी, और साथ में बच्चों की जिम्मेदारियां थी, क्योंकि आपने 50 बच्चों की जिम्मेदारी ले ली थी, उसके लिए आप दान भी ले रहे थे। तो ये जो गुस्सा था, कहीं गुस्सा था सिस्टम के सामने, या ये था कि मेरे बच्चों का जो हक है वो तो मैं लेके ही रहूँगा? ये जो दूसरी बात कही ना आपने, ये बड़ी महत्वपूर्ण थी कि गुरुकुल में सामान्य गरीब किसान के बच्चे आते हैं और उनके लिए एक व्यक्ति जमीन दान स्वामी श्रद्धानंद को 1912 में देता है, और इन लोगों ने कब्जे अपने व्यक्तिगत परिवारों के लिए किए, तो ये अपराधी हैं, मैं सही रास्ते पे हूँ। तो ये सोच के कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए, विकास प्रगति के लिए ये अपराध है, इस परंपरा को तोड़ना है और हक जो बच्चों का वापस मिलना चाहिए। इसी के लिए मैंने वहाँ जनमानस तैयार किया, बच्चों को तैयार किया, और मैं खेत में पहुँच जाता था। आप जैसी बहनें और पत्रकार लोग मेरा सहयोग करते थे, वहाँ नारेबाजी करता था, गुरुकुल की ज़मीन गुरुकुल को मिले, लोगों को बिठाकर समझाता था, आप यदि इस दान दी हुई वस्तु को घर पे ले जाओगे तो आपका विनाश करेगी, ये उपकार के लिए होनी चाहिए। लेकिन उस संघर्ष में बड़ा लंबा चला, मुकदमे भी चले, झगड़े भी हुए, पंचायत भी हुई, लेकिन भगवान की कृपा से हम सही रास्ते पे थे। कितने समय संघर्ष चला था? ये संघर्ष करीब 10 साल चला, लेकिन एक एक इंच जमीन हमने प्यार से बिना खून खराबे के छुड़वाई, और वो पूरी जमीन आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र की है, जो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के अंतर्गत चलता है। वहाँ मेरा कुछ नहीं, मैं उसमें ट्रस्टी भी नहीं हूँ, मैं केवल वहाँ एक प्रधानाचार्य के रूप में कर्मचारी था, बस इतना ही था। इससे ज़्यादा मेरा कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ वहाँ नहीं था। लेकिन लड़ाई सच के लिए थी, तो उसमें जीत हुई। सत्यमेव जयते, वही हुआ। और शायद वहीं से आचार्य जी आपका जो एक कह सकते हैं कि कड़क स्वभाव था, या सत्य के लिए लड़ जाने वाला स्वभाव था, वो लोगों के ध्यान में आया, क्योंकि तब तक तो 21 वर्षीय युवा थे जो प्रधानाचार्य बने थे, उनके दूसरे पहलू से कोई वाकिफ नहीं था। वहाँ से फिर आपकी इमेज में क्या फ़र्क आया? एक तो क्योंकि मैंने कभी स्वार्थ नहीं रखा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र जिसमें कुल 50-60 बच्चे थे, मैं दिन में उनको पढ़ाता, रात को उनके लिए भिक्षावृत्ति करने जाता, गेहूं चावल मांगता। फिर वो बिल्डिंग इतनी पुरानी थी, कभी वहाँ से गिर गई, कभी वहाँ से गिर गई, मैंने देखा कभी कोई बच्चा ही नीचे ना दब जाए, उसके लिए भी मैं लोगों से दान रूप मांगने का काम शुरू किया। और इतनी मेहनत मैंने लगातार 22 वर्ष तक की।
क्या बात है। 22 वर्ष तक मैं उनके लिए लगातार गेहूं चावल गांव में मंडियों से मांग करके लाता था और भवन निर्माण के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करता था। उधर उस जमीन को छुड़वाने का अभियान चल रहा था और इसी बीच में मैंने बच्चों का स्तर धीरे धीरे पढ़ाई का इतना अच्छा किया जी। कि और बच्चे आने शुरू हो गए और बढ़ते बढ़ते फिर मैंने हरियाणा शिक्षा बोर्ड से उसको जोड़ा। कनेक्ट। 400-500 बच्चे तक मेरे जी। पास हो गए, रिजल्ट अच्छे आने लगे। खेलों में मैंने इतने आगे बच्चे पढ़ाए कि अपने अपने गेम में वो राष्ट्रीय स्तर के पारितोषिक लेने लगे। कॉमनवेल्थ में मेरे एक बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया, पाकिस्तान है। के एक खिलाड़ी को, कुश्ती वाले को हरा करके गोल्ड मेडल लिया। अब ये ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। आचार्य जी, वही बात है ना कि जब संघर्ष होता है वो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन जब सफलता है उसकी बातें बहुत होती हैं। एक वक्त था कि जब आपको स्वयं दान लेने जाना पड़ता था, बच्चों को भी ढूंढ के लाना पड़ता था कि हम पढ़ाएंगे। अब वो वक्त है कि उस गुरुकुल में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुकी हैं, वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप की अब लाइन लगी हुई है। तो कितना वक्त लगा ये पूरे मंजर को बदलने में? इसमें किंजल जी मेरे को 22 वर्ष तो सीधा ही संघर्ष हुआ। मतलब मैं बीमार भी इतना हुआ, गर्मी में दान मांग रहा था, लूएं लग गई। बीमारी में मैंने सोचा तू लेट जाएगा तो बच्चे सारा साल क्या खाएंगे। मैं कुछ दवाई खुद लेता रहा, क्रोसिन वगैरह काम करता रहा। मेरा टाइफाइड हो गया, वो बिगड़ गया। इतना गंभीर रूप से मैं बीमार हुआ कि मेरी बड़ी आंतों में जख्म होके ब्लीडिंग हो गई। मेरा 88 केजी वेट से 53 केजी आ गया। और जब तक मैंने जांच कराई तो पता लगा वीडियो एंडोस्कोपी से कि मेरे को क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया था और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि यहाँ एक छेद करेंगे, थैली बांधेंगे, 1-2 साल जी पाओगे, इससे ज़्यादा आप बच नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति भी उस समय पे मेरी हुई, लेकिन ईश्वर परीक्षा लेते रहे और बढ़ाते रहे। इस बीच में शिक्षक की भी परीक्षा होती है। हाँ, इसमें नेचुरोपैथी से मेरा इलाज, मेरठ में एक बूढ़े सन्यासी थे 94 ईयर्स, उन्होंने मेरा 3 महीने इलाज किया। उस काल के मेरे कुछ साथी थे जो ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे, वो लगभग बेचारे चले गए जी। लेकिन मैं उससे बचा ही नहीं, बल्कि नेचुरोपैथी से इलाज पाकर मैंने गुरुकुल में नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल ही बना बात दिया, है। जिसमें लाखों लोग अब तक स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। आज भी 100 बेड का हॉस्पिटल और अब शायद तो गुरुकुल को दान की भी जरूरत नहीं और पड़ती है। अब मैंने भगवान की कृपा देखिए कैसे हुई कि मैंने जब पढ़ाई का स्तर ऊंचा किया, एक काम हुआ। जो मैं बीमार हुआ ना किंजल जी, वो बीमारी मेरे लिए गुरुकुल के लिए वरदान बनी। अच्छा, वो कैसे? यूं बनी कि मेरी बीमारी का इलाज, अल्सरेटिव कोलाइटिस का वर्ल्ड में पूर्ण उपचार आज भी नहीं था। स्टीरॉयड देते हैं, धक्के से जीवन जिया जाता, लेकिन मैं उसकी कोई दवाई नहीं लेता। जी। और हॉस्पिटल बना के ऐसे अनेक लोग मेरे को मिले। जब मेरी चर्चा चारों तरफ हुई, एक मरता हुआ आदमी जीवन पा गया, विदेशों से, देश से बड़े बड़े सेठ इलाज के लिए, और मैंने खुद इलाज उनका किया। और मेरे को देखते थे इन बच्चों के लिए आदमी सारा दिन भीख मांगता है, पढ़ाई करता है, गरीब बच्चे हैं, तो वो सेठ मेरे को दान देने लगे। अच्छा। जो मैं 50-100 किलो मांगता था, उन्होंने 5-5 लाख दान देना शुरू कर दिया। किसी ने 11 लाख, किसी ने 21 लाख। हाँ। और वो जो भवन टूटे फूटे थे, एक साल में मैं 50-60 लाख इकट्ठे करता था और भवन बनाने शुरू किए। इधर बच्चों की एजुकेशन पे मेहनत की, इधर गौशाला मैंने मॉडर्न ढंग की बनाई, बच्चों के लिए शूटिंग रेंज, स्विमिंग, ये वो सब किया। हॉर्स राइडिंग के लिए घोड़े भी दान में लेके आया। और उसका परिणाम ये हुआ कि गुरुकुल की ख्याति चारों तरफ फैलना शुरू हुई और मेरे रिजल्ट इतने जबरदस्त आने लगे। आपको जान के खुशी होगी, जहाँ 50-60 बच्चे थे, दीनता हीनता थी,
साइकिल भी नहीं था। जिस दिन साइकिल खरीदा ना किंजल जी हमने, जी। प्रसाद बांटा था कि हमारे घर में एक व्हीकल आया। इतनी गरीबी थी गुरुकुल में। कई बार बच्चों की रोटी बनाने के लिए छत में जो लकड़ी होती ना, कड़ी उसको हमारे यहाँ बोलते हैं, बाला, उसको उतार के रोटी बनानी पड़ती थी। इतनी गरीबी हालत थी। लेकिन आपने जैसा कहा, ईश्वर कृपा हुई, परिश्रम का फल भगवान ने दिया, परीक्षा हुई। मेरी बीमारी से जो लोगों से परिचय मेरा बीमारों से हुआ और मैंने उनको स्वस्थ किया प्राकृतिक चिकित्सा से, तो उससे करोड़ों रुपए का दान गुरुकुल को मिला और उससे बिल्डिंगें बनी। आज यूनिवर्सिटी का रूप धारण वो कर गया। इस समय आज लोग सिर्फ देखने और रिसर्च के लिए गुरुकुल जाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। हाँ। जी जी। और अब किंजल जी 1,500 बच्चों की आवासीय जगह हमारे यहाँ रेजिडेंशियल, भारत के 19 स्टेट्स के बच्चे इस समय वहाँ हैं और एडमिशन के समय लगभग 12 से 13,000 बच्चे लाइन में बैठते हैं। पर आचार्य जी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब एक समय वो था कि जब लोगों को बोलना पड़ता था कि भाई आपके बच्चों को भेजो, या तो आपको बच्चों को लाना पड़ता था। अब वो दौर है कि जब गुरुकुल में पढ़ना अपने आप में एक स्टेटस वाला विषय है और आप खुद 3 राज्य के अब तक राज्यपाल रह चुके हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल कनेक्ट हैं, तो कोई फ़ोन नहीं करता है कि लाओ सीधा आचार्य जी से फ़ोन कर दे कि हमारे बच्चे का टेस्ट हो गया है, नहीं हो गया है, लेकिन हमारे बच्चे को एडमिशन दे दीजिए। मतलब एडमिशन के लिए उन दिनों में कितना प्रेशर आपके ऊपर अब रहता है? बहुत, इतना प्रेशर होता किंजल जी कि मैं उन दिनों स्विच ऑफ करके रखता हूँ। और ऊपर बड़े बड़े नेताओं से लेके और विदेशों से लेके, भारत के विभिन्न कोनों से लेके इतना प्रेशर होता है कि हमारे बच्चे का किसी तरह गुरुकुल में एडमिशन हो जाए। और उसका कारण पिछले कुल 7-8 वर्षों में मैं 70 बच्चे एनडीए को दे चुका हूँ और इतने 8 से 9 बच्चे हर वर्ष नीट, आईआईटी और 12वीं क्लास तक हम रखते हैं बच्चे को। हमारे बोर्ड की क्लासेज में 60% बच्चे जो होते हैं वो 90 अबव नंबर लेते हैं, 90% से ऊपर, 95 से भी ऊपर, 99 तक नंबर जाते हैं बच्चों के। तो इसका इतना बढ़िया तरीका हमने बनाया वहाँ पर। प्राचीन जीवन मूल्य, बच्चे 4 बजे उठते हैं, सब योग प्राणायाम, ये सबसे कठिन है, सुबह 4 बजे उठना। हाँ, और वो दिनचर्या बन गई। इसलिए सेना में जाते हैं बच्चे एनडीए में। और उनके लिए ऑब्स्टेकल अद्भुत ढंग का हमने बनाया है, अलग सिस्टम बनाए हैं बच्चों के लिए। और योग करता, हर बच्चे योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। ग्राउंड 20 एकड़ का है जिसमें सभी तरह के गेम्स होते हैं, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, अपना भारतीय सभी खेल, आजकल के जो गेम्स, सब की व्यवस्था हमने वहाँ पे की। वहाँ पे बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस भी आपने शुरू किया था। हाँ, पूरा प्रोग्राम, सब व्यवस्था बच्चों के लिए। तो आचार्य जी कभी ऐसा हुआ है कि देखिए सब बच्चों को भी पता था, वहाँ के जो प्राध्यापक थे उनको भी पता था कि आचार्य जी बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे गुरुकुल की व्यवस्था को ठीक करने में, लेकिन बच्चे आपसे डरते थे क्योंकि आप काफ़ी अनुशासन के हिमायती थे। तो बच्चों का जो कह सकते हैं आपके लिए प्रतिसाद किस तरह का रहता था? आपको देख के भाग जाते थे या पढ़ने आते थे? किस तरह के आपने वो पूरा दौर देखा हुआ है? ये बड़ा कठिन प्रश्न पूछा आपने। अध्यापक के लिए सबसे कठिन है, लेकिन वही अध्यापक की परीक्षा होती है ना। निश्चित। देखो, मैं इतना बच्चों से जुड़ा हुआ था, परिवार था मेरा। मैं घर रात को सवेरे किंजल जी मैं 4 बजे उठता था। हाँ। और सबसे पहले उठ के मैं अपनी गौशाला में जाता, बच्चों के छात्रावास में जाता, और मैं दिन में जो काम 10-11 बजे तक आम लोग करते हैं वो मैं सवेरे कर चुका होता था। और उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या करके ठीक समय पर अपने विद्यालय में जाकर, मैं कभी, मेरे को याद नहीं पूरा दिन मैं ऑफिस में बैठा हूँ, कभी याद नहीं मेरे को। मैं आना, ऑफिस संभालना, सारा दिन घूमता। दूसरे प्राध्यापक परेशान नहीं हो जाते थे क्योंकि आपकी सीधी नजर रहती थी? नजर से चूक होना तो पॉसिबल नहीं है। सही आपने पहचाना। और
किसी को भी ये होता था, वो कभी भी कहीं पर भी आ सकते हैं, कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे जीवन की हैं। एक दो जो यादगार आप यदि आपको मजा आएगा। हाँ। बच्चों का आपने कहा ना कैसा था, मैं सत्य ये घटना बता रहा हूँ। पुराने भवन थे, उस समय मेरी आर्थिक स्थिति गुरुकुल की अच्छी नहीं थी। उन दिनों मेरे पास लगभग 200 के लगभग बच्चे थे। पुराने भवन थे। रात को मैं अपने घर में सोया हुआ था। मेरे को सोते हुए स्वप्न में आया कोई बच्चा बहुत बीमार है, अच्छा। दुखी है। मैं उठा तो मैंने कहा तू तो स्वप्न में है। मैं फिर लेट गया, लेकिन अंदर से फिर आवाजें नहीं, बच्चा परेशान है। रात को मैं उठ गया, ये 1:30 बजे की बात है रात को। मैंने हॉस्टल का दरवाजा खटखटाया, सब लोग सो गए, दिन भर काम करते, किसी ने खोला नहीं। तो हमारा एक कर्मचारी था जो सवेरे उठ के पानी की टंकी भरता था और छोटे मोटे सब्जी वगैरह लाने के काम करता था। उसके घर पे मैं गया, मैंने दरवाजा खटखटाया, सोनपाल उसका नाम था। उसने खोला, गुरुजी आप रात कैसे? मैं कहा भैया सीढ़ी लगाओ। वहां से दरवाजा कोई खोल नहीं रहा है, सीढ़ी लगाओ। और उसने तत्काल सीढ़ी लगाई, वो मैंने साथ में लिया, उस पे बैटरी थी। मैं छत पे गया, आगे सीढ़ियां उतरने की थी। मैंने हॉस्टल में उसको लिया, बैटरी लेते लेते गया। एक बच्चा अंबाला का 6 क्लास में था, वो आधा अपने बेड पे आधा लटका हुआ, लेटरिन निकली हुई और बेहोश अवस्था में था। मैंने उसी समय अपने चीफ वार्डन को भेजा का उसको उठा के लाओ तुरंत। हमारे पास साइकिल था, कोई साधन नहीं था। उसी हालत में मैंने उस बच्चे को गोद में लिया, साइकिल के पीछे मैं और मेरे चीफ वार्डन ने साइकिल चलाई। हम हॉस्पिटल में रात को उसी समय बच्चे को लेके पहुंचे। मेरा पूरे कपड़े गंदगी से भर गए थे और रात को ही हमने उस बच्चे को एडमिट कराया, डॉक्टर को जगाया, उससे रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसका इलाज किया और बच्चे का जीवन बच गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं पता नहीं कितनी जीवन में हुई इस 35 साल में। तो इससे जो बच्चों का लगाव था ना, वो एक जैसे अभिभावक के प्रति होता वैसे ही था जी। समय पर मैं कड़े निर्णय लेता था, सही है, लेकिन बच्चों के उपकार का, कल्याण का जो काम है उसमें मैं बहुत नरम था जी। लेकिन कोई नियम अनुशासन तोड़ के व्यवस्था खराब करे उसमें मैं निर्णय मजबूत लेता था जी। और इसी का परिणाम है कि ऐसी संस्था जो बंद पड़ी थी उसको इस बुलंदियों पर आज वो है कि आज पूरे देश के लिए अब लोग, प्राइवेट लोग अपने संस्था खोलते, नाम गुरुकुल रख देते हैं। वो उसी से प्रेरणा मिली। पर जो आचार्य जी आपने बताया, 2 मेरे सवाल हैं, क्योंकि आपका काफ़ी समय गुरुकुल उसकी व्यवस्थाओं में लगा हुआ था, तो परिवार से कभी एक जो बोलते थोड़ी नोकझोंक या डांट या लड़ाई नहीं हो जाती थी कि भाई आप पूरा समय गुरुकुल में दे रहे हैं, घर में समय नहीं दे रहे हैं? वो क्या पूरा, क्योंकि वो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, तो उससे आचार्य जी भी कैसे बाध रह सकते हैं? किंजल जी, इतने गहरे प्रश्न आज तक पूछे नहीं किसी ने जो आपने, लेकिन आप भारतीय नारी हैं और आपका पूछना एक हक भी है, स्वाभाविक है। नहीं, आप जवाब दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आचार्य जी जो कर रहे हैं वो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जिनको वो मैनेज करते हैं, वो बाहर नहीं आती है। तो हमारी कोशिश है कि अगर आप हमें बता पाए कि वो पूरा क्या दौर था। ये घटना भी अद्भुत है। मेरा परम सौभाग्य ये रहा किंजल जी कि जो धर्म पत्नी मुझे साथी के रूप में मिली, वो इतनी नम्र हैं कि मैंने जीवन में आज तक गुस्सा उनमें नहीं देखा। मैं गुस्सा हो जाता हूँ, अच्छा, ये कमजोरी रही है, कई बार होता, लेकिन उनको गुस्सा कभी आता ही नहीं।
अच्छा। पूरी लाइफ में गुस्सा नहीं आया। और वो इतनी कर्म योगी हैं। मैं इतनी गरीबी में गुरुकुल था, हमें वेतन मेरे को क्या मिलता था। जब मैं प्रधानाचार्य नियुक्त हुआ तो मेरा वेतन था 250 रुपये महीना। जी। अब उससे गुजारा कैसे चले। तो मेरी पत्नी गाय पाली, उसने बहुत अच्छी नस्ल की गाय मैंने रखी, वो उसकी सेवा करती और उसका दूध बेचती थी जी। और उससे हमारे घर का काफी गुजारा चल जाता था। और वो इतनी धर्मपरायणा थी कि मेरे इस मिशन में कभी उन्होंने मेरे को नहीं टोका। आप देर में आए, सवेरे वक्त चले गए, आप हमें समय नहीं देते, कभी नहीं किया जीवन में। ये आश्चर्य है। मतलब घर घर की कहानी आपके घर में कभी नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई एक बार। मतलब साथ ये तो सहयोग देती थी और वो इतनी धार्मिक रही। एक घटना इससे भी रोचक जो पहले वाली है, आपको जो सुन के आश्चर्य हो। भवन टूटे फूटे थे जी। जो मकान जिसमें मैं रहता था पत्नी जी। के साथ, बच्चे के साथ, वो बिल्कुल बड़ी बड़ी दरारें उसमें आई हुई थी और वो कभी भी गिर सकता था। मेरी पत्नी मेरे को कहती कि ये मकान कभी गिर सकता है, आप इसको छोड़ो या कोई बनाने की व्यवस्था करो। मैंने कहा कि जब तक छात्रों का हॉस्टल मैं नहीं बनाऊंगा, अपना घर मेरा नहीं बनेगा। पहले गुरुकुल के बच्चे, बाद में फिर हम, मेरा बच्चा। फिर मेरा बच्चा ये भाव था। तो क्या हुआ, एक दिन वो कहने लगी मेरे को, हम प्रतिदिन हवन करते हैं घर में, पत्नी, मैं नहीं होता तो पत्नी करती। तो मेरे को वो कहने लगी एक दिन कि ये घर मेरे को अपने ऊपर गिरता लगता है, आपने नहीं बनवाना मत बनवाओ, मेरे को कोई छोटा सा कमरा दे दो। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा बेटी, मैं इनको लेके वहाँ रह लूँगी, मेरी कोई बड़ी जरूरत नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं नहीं गिरता, आप चिंता ना करो, हम अपने काम पे लगे हुए हैं, बच्चों का हॉस्टल बन जाएगा, उसके बाद देख लेंगे। एक दिन किंजल स्वाभाविक जी, थी, वो एक माँ है तो हाँ, उनको अपने बच्चों की चिंता रहेगी। किंजल जी, मैं एक दिन पंजाब लुधियाना में दान इकट्ठा करने के लिए गया बिल्डिंग के लिए। मेरे को 2 दिन लग गए और मैं रात को एक पिपली जगह, कुरुक्षेत्र में मैं रहता हूँ, गुरुकुल से 9 किलोमीटर दूर। जी। उन दिनों रात को कोई व्हीकल नहीं चलता था, दिन में टांगे चलते थे, 3 व्हीलर होते थे। तो 9 किलोमीटर से मैं पैदल आना पड़ता था मेरे को। तो मैं पैदल पहुंचा तो लगभग 11-12 मेरे को बज गए, 12-1 बज गया आने में। तो मैंने देखा घर खाली, कोई भी नहीं। तो मैं कहाँ चले गई। तो पड़ोस में एक टीचर का घर था, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने उसको जगाया। तो मैं कहा भाई मेरे परिवार का कोई भी घर में नहीं। उन्होंने कहा जी माता जी ने तो घर बदल लिया। मैं कहा गए कहाँ? कि हॉस्पिटल में जो नेचुरोपैथी का ना, उसमें जगह कमरे में चले गए। तो मैं रात को वहाँ गया। पहली बार डर लगा होगा। हाँ, पहली बार मैंने देखा कहाँ चले गए, कुछ तो बताए। सामान भी नहीं था, ये ध्यान उसने दिया ही नहीं मेरे को, मैंने घर बदलना है। खैर मैं गया, मैंने, उन्होंने कहा आगे आप खाने की पूछी, चलो। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या पड़ी थी, आप यहाँ बच्चों को ले आए? तो उन्होंने बस बड़े आराम से मेरे को कहा कि जी बस मेरा मन नहीं करता था, वहाँ मेरे को ठीक नहीं लग रहा था और मैं ले आई, मैं इस एक कमरे में रह लूँगी, दिक्कत नहीं, चलो। मैं कहा कोई बात नहीं। किंजल जी, आज की ये घटना है बदलने की। अगले दिन ठीक ठाक, तीसरे दिन उस घर की छत पूरी गिर गई और उस कमरे की जिसमें हम रात को सोते थे, पूरी छत ऐसे की ऐसे गिर गई। और देखने में आया उसका जो गार्डर थे उस समय लोहा बिल्कुल ऐसे लटका हुआ गल गया था। तो भगवान की कृपा देखिए, यदि पत्नी वो निर्णय ना लेती और मैं जिद करता तो हमारे जीवन का क्या बनता। और आपको वहाँ
ऐसा लगा होगा ना कि ये निर्णय जब भी लिया, भले बिना पूछे लिया, लेकिन सही लिया। सही लिया और ईश्वर प्रेरणा देता रहा। आचार्य जी, आपने अभी आपके एक बातों में एक बात कही कि नेताओं के भी फ़ोन आते हैं, और स्वाभाविक है कि जो आपका स्वभाव है या जो अनुशासन या जो नियम आपने ही लगाए हैं तो उसको आप तो तोड़ेंगे नहीं। तो उस वक्त पे जब ना कहना होता है तो कैसा रहता है? जब एंट्रेंस एग्ज़ाम चलती है, वो गुरुकुल का जो पूरा माहौल होता है उस वक्त पे, वो वाकई किंजल जी बहुत कठिन अवसर होता है। और कई बार ऐसी भी स्थिति आई कि जब मन तो नहीं माना, लेकिन प्रेशर कई प्रकार के लोगों के आए, दबाव में आके कई बच्चे मेरे को लेने पड़े। लेकिन मैं स्पष्ट बोलता था कि आपका ये निर्णय ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को भी गुरुकुल में पढ़ाया। अच्छा, एडमिशन तब उसका हुआ था जब उसने टेस्ट क्लियर किया। नहीं, टेस्ट आपके बेटे ने भी टेस्ट क्लियर किया? टेस्ट क्लियर किया। अब मेरा पोता भी गुरुकुल में, अच्छा, उसको भी टेस्ट क्लियर करना पड़ा। एक नियम मैंने बनाए, और नियम इतने मजबूत थे मेरे किंजल जी। देखिए, मैं प्रधानाचार्य था, संस्था बुलंदियों पे आ गई, उसमें आज 250 लोग काम करते हैं, किसी न किसी रूप में, कोई खेती में, कोई गौशाला में, कोई वार्डन के रूप में, कोई टीचर के रूप में, कोई अन्य व्यवस्थाओं में। लेकिन जिंदगी में मैंने एक भी अपना रिश्तेदार संबंधी गुरुकुल की मैनेजमेंट में नहीं आने दिया, क्या बात? गुरुकुल की व्यवस्था में नहीं आने दिया, नौकरी में नहीं आने दिया। कि आप अलग जगह देखिए, ये मैंने आदर्श संस्था बनानी है, आने वाली पीढ़ियां यहाँ निर्माण दाग नहीं लगने दिया कहीं पे कभी नहीं। मैंने, आप वहां पता कर सकते हैं, एक भी व्यक्ति मैंने सिंगल रिश्तेदार को वहां नौकरी की व्यवस्था में नहीं आने दिया। आचार्य जी, क्योंकि गुरुकुल में आपने काफ़ी समय व्यतीत किया, गुरुकुल का एक एम्पायर बनाया, फिर अचानक से एक सुगबुगाहट शुरू हुई हरियाणा इलेक्शन के समय पे। एक सर्वे हुआ कि जहाँ पे आचार्य देवव्रत का नाम सबसे आगे चल रहा था बतौर कैंडिडेट, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़े। हुआ क्या था? किसी पार्टी ने आपको अप्रोच किया था, या जो लोक चाहना थी उससे ये नाम आगे चल रहा था? एक्चुअल क्या हुआ था? किंजल जी, मैं कभी किसी राजनीतिक मंच पे नहीं गया, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बना, न मेरी उसमें रुचि थी। कारण क्या है कि मैंने अपना पता था कि मैं एक गुरुकुल में शिक्षक प्रधानाचार्य हूँ, और मैंने एक संस्था तक अपना सिस्टम बना के रखा। और जब बड़ा विस्तार होने पे समय बचता था तो मैं गांव में जाता था। गांव में लोग शराब शुरू पीते हैं तो उस व्यसन से मुक्ति के लिए प्रचार करता था, किसानों में खेती बाड़ी के लिए प्रचार करता था, गो नस्ल का मेरे को बड़ा अच्छा अनुभव है, ब्रीड कैसे बनती इसकी जानकारी देता था। निर्व्यसनी समाज बने, युवा राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने, ऐसी गतिविधि मेरे प्रारंभ से थी। ये काम मैं करता था, गुरुकुल चलाता था। ये सोच कि मैं राजनीति में जाऊंगा मेरी कभी हुई नहीं। लेकिन लोग क्योंकि यूं मान के वही इस आदमी की लोकप्रियता है, लोगों में इनका रुतबा है, जैसी मानसिकता है, इतना बड़ा गुरुकुल, हजारों बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं, चारों तरफ मेरी शिष्य मंडली थी, तो लोग ये मान लेते थे कि ये खड़े हो गए तो जीत जाएंगे, इसलिए अनुमान लगा लेते थे। मेरी कभी इच्छा नहीं। मतलब जनप्रतिनिधि तो आप बन ही गए, भले राज्यपाल के तौर में, लेकिन जनप्रतिनिधि बन गए। ये प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी का आभार है, उनकी कृपा है, उन्होंने ही ये एक मौका अवसर मेरे को। तो आप प्रधानमंत्री जी से पहली बार कब मिले थे? गवर्नर बनने के बाद। अच्छा, कब हिमाचल? भी नहीं, हाँ, हिमाचल जब पहला गवर्नर की मेरा नाम चला, ये भी आश्चर्य हुआ जी। किंजल आप खुद जी, नहीं मान रहे थे? मेरे को नहीं पता था। टीवी में चला मेरा नाम, लोगों के फोन आने शुरू हुए। मैंने कहा यार मेरे से क्यों मजाक करते हो? मैं ही पाया मजाक करने के लिए कि जी नहीं आपका नाम चल रहा। मैंने कहा इतना बड़ा देश है, मेरे नाम के बहुत लोग हैं, अन्य कोई होगा। मैंने कभी प्रयास किया नहीं, कोई जानता मेरे को नहीं।
मेरा नाम कैसे हो सकता है? जी। ये आश्चर्य है। और मैं समझता हूँ किंजल जी, यह परंपरा इस देश में किसी व्यक्ति की है तो केवल प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कल्पना से बाहर। मैं देखता हूँ, आज तो मैं 11 साल से हूँ मैं गवर्नर के रूप में, कितने लोग पद्मश्री हैं, कैसे कैसे लोग देश में। आज हमारे विदेश मंत्री हैं, आज हमारे रेल मंत्री हैं। इन लोगों को कैसे चुन चुन के ऐसी व्यवस्था में बैठाया, केवल इसलिए प्रधानमंत्री जी की सोच मेरा देश विकसित हो, मेरा राष्ट्र महान हो, आने वाली पीढ़ियों का भला हो। ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन के लाना आज तक राजनीतिक इतिहास में कोई आजाद भारत में कर ही नहीं पाया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं नमन करता हूं। कभी सोचा ही नहीं था। आज मैं बहुत आपके बड़ी बात सामने है कि बैठ के राज्यपाल इंटरव्यू बनने दूंगा। के बाद आप पहली बार प्रधानमंत्री जी से मैं मिले। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन किए, पहली बार माननीय अमित शाह जी से मिलना कोई हुआ। टास्क दिया था कि नहीं दिया था आपको? मेरे को टास्क दे, मैं कभी मिला ही नहीं। लेकिन जब जब आप पहली मिला, बार मिले, हाँ जी, मिला, जी। तो उन्होंने एक ही शब्द, मैंने आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा जाते जब मैं चलने लगा, आचार्य जी देश की सेवा करते रहो, देश की सेवा करते रहो। बस ये शब्द उन्होंने बोला। वो आपने पकड़ लिया। इतना बड़ा प्रेरक शब्द, वो मेरी ताकत बन गया। ये सत्य घटना है। आचार्य जी, मुझे गुजरात की भी बात करनी है, बहुत सारे विषय हैं गुजरात के, लेकिन एक किस्सा आपका जो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी फेमस हुआ था कि आपने मैखाने को बंद करके वहाँ पे हवन शुरू करवाया था। वो क्या पूरा किस्सा था? वो वाकया आपने बहुत खोज की है इस बारे में। किंजल जी, जब मैं राजभवन में गया तो वहाँ, क्योंकि वो अंग्रेज काल का था, तो उसके कॉर्नर पे कोई जगह थी जहाँ अब तक लोग शराब वगैरह जो भी व्यवस्था चलती, किस तरह के लोग थे वो वहाँ लेते थे। मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा, भाई ये जगह ऐसी कैसे है? तो वो हंसते थे और मेरे को बोलते, जी आपके काम की नहीं है। तो मैंने कहा ऐसी क्या चीज़ है? तो एक कर्मचारी थे, मैंने पूछा कि भाई ये लोग मेरे को हंस देते और बताते नहीं। तो वो इतना सुंदर वहाँ पर प्रकृति का नज़ारा, पहाड़ की चोटियाँ, हरा भरा कोना। तो उन्होंने कहा सर यहाँ पर लोग जो पहले आते ना, यहाँ बैठ के शाम के समय दारू पीते थे और उनका खान पान उलट सुलट होता था, यहाँ इस प्रयोग में आती है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये प्रदेश के प्रथम नागरिक का घर है और यथा राजा तथा प्रजा। जी बिल्कुल। हम जैसे होंगे वही तो संस्कार जाएगा। जी। प्रजा निर्व्यसनी तभी बनेगी जब हम निर्व्यसनी होंगे। हम लोगों के लिए एक आदर्श होने चाहिए, प्रेरणा हो। भाई इसका क्या हो सकता है, मैं इसको रखना नहीं चाहता कि ये तो आप ही सोच सकते हैं। तो मैं बेचैन हो गया। और क्योंकि मेरी हवन करने की आदत गुरुकुलों में थी, पति पत्नी हम हवन करते थे, तो मैंने कहा कि यहाँ यज्ञशाला बनाओ, यज्ञशाला, और इसको तोड़ो ताकि इसका नाम निशान मिट जाए। यहाँ हिम्मत ही ना हो किसी की दोबारा ऐसे काम करने की। तो मैंने उसी जगह को बिल्कुल तोड़ के नजर में आ साफ गया था करके, और दिल में खटक रहा था कि इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, उसको बिल्कुल तोड़ के साफ करके और फिर वहाँ यज्ञशाला बनाई हवन करने की। और वो हवन मैंने कराया और उसमें प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, विधायक सब मैंने उसमें आमंत्रित किए। हिमाचल से अब हम सीधे गुजरात आते हैं, क्योंकि आपका 6 साल जितना एक समय गुजरात में रहा है, लेकिन गुजरात में आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा हुई तो वो प्राकृतिक खेती की हुई। एक तो गुजरात मॉडल के तौर पे माना जाता है। वहाँ के किसानों को ये समझाना कि ऑर्गेनिक खेती एक अलग चीज़ है, रासायनिक खेती अलग चीज़ है, और प्राकृतिक खेती वो आपके और जनता के हित में है,
कितना, जब आपने शुरुआत की थी तब वो ये कितना मुश्किल था और कैसे काफिला जुड़ता गया आपके साथ? बहुत अच्छा किंजल जी, वास्तव में बहुत सही सवाल आपने ये किया है कि जब मैं गुजरात में आया तो प्राकृतिक खेती के बारे में जब लोगों को चर्चा की तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती और इस नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती को एक ही मानते थे। जी। अब केमिकल फार्मिंग तो सब समझते हैं, रासायनिक खेती को, लेकिन क्योंकि भारत सरकार और प्रदेश सरकारें जैविक खेती का लंबे समय से प्रचार कर रही हैं और ये जैविक खेती लोग मॉडल के रूप में अपना नहीं पाए, ज़्यादा लोकप्रिय बन नहीं पाई इतना प्रचार होने के बाद भी। कारण मैंने भी वो की थी। उसमें उत्पादन पूरा नहीं मिलता, मेहनत कम होती नहीं, खर्चा भी कम नहीं होता, तो फिर लंबे समय किसान नहीं कर पाता। प्राकृतिक खेती बिल्कुल उससे भिन्न है। इसमें इनपुट्स बाहर से नहीं लाने पड़ते। इसके लिए केवल घर में गाय हो और थोड़ा सा गुड़ चाहिए, थोड़ा दाल का बेसन चाहिए, 2 मुट्ठी मिट्टी खेत की है और गाय उसके घर की, गोबर गोमूत्र उससे मिल जाता है। बस इतने से ही खेती होती है। पर ये समझाना कितना मुश्किल था गुजरात के किसानों को। मुझे लग रहा है कि आपको समझाना तो सरकार से ही शुरू करना पड़ा होगा। हाँ, बहुत मुश्किल था ये कार्य, लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा कि जब मैं हिमाचल प्रदेश में था, मैंने वहीं पर प्राकृतिक खेती किसानों में शुरू करवा दी थी। इस समय हिमाचल में 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं और मेरा जो ये मिशन प्राकृतिक खेती का था, इसकी जानकारी कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गई थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने थोड़ी चर्चा इस बारे में की तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से मेरे को कहा कि आप इसे आगे बढ़ाओ, ये बहुत अच्छा मिशन है। तो उनका आशीर्वाद मिलने से मेरा मनोबल बहुत बढ़ गया। अब समझाना कितना कठिन था, एक डेढ़ घंटा तक मैं लगातार बोलता हूँ किसानों में और एक एक बिंदु को समझाता हूँ कि ये खेती सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है, इसमें भारी भरकम गोबर की खाद नहीं चाहिए। हमने धरती में अळसिया पैदा करना है, अर्थवर्म, केचुआ। हमने धरती में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाने हैं, हमने धरती में मित्र कीट बढ़ाने हैं। ये व्यवस्था वो करते हैं। जितना सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेगा, जितना अळसिया, अर्थवर्म, केचुआ बढ़ेगा, जितना मित्र कीट बढ़ेगा, वही धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं, वही धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, वही आकाश में 78.5% नाइट्रोजन हर समय है। ऐसे बैक्टीरिया हैं गौ माता के गोबर में कि वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। अळसिया धरती में मिट्टी को खा के जो पेट से निकाल के देता है, वो मिट्टी उसी खेत की मिट्टी से 6 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन उसमें है, 9 गुना ज़्यादा फास्फोरस है, 11 गुना पोटास है। और जब अळसिया बूढ़ा होके मरता, केचुआ, अर्थवर्म, तो वो धरती के 16-17 प्रकार के पोषक तत्व पूरे करता है। और एक अळसिया, केचुआ, अर्थवर्म अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चे जन्म देता है। और ये 3 प्रकार के हैं जो धरती में यूं सीधे जाते हैं, दूसरे छेद से आते हैं, इससे जाते हैं, इससे आते हैं। 8-9 फीट लागत बहुत कम, 8-9 फीट तक धरती में ऑक्सीजन प्रवेश करता है, उससे फर्टिलिटी बढ़ती है, उसको मुलायम करता है। और सूक्ष्म जीवाणु धरती में, किंजल जी, पौधे के भोजन का पूरा सामान है। वहाँ फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर आदि सब है। लेकिन वो सारी चीजें जड़वत हैं, अपने आप वो खनिज पौधे का भोजन नहीं बनते जी। ये सूक्ष्म जीवाणु जो हैं, जो हम जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, मल्टी क्रॉप का जो हमारा रूप है प्राकृतिक खेती का, ये सूक्ष्म जीवाणु उन खनिजों को खाते हैं
तोड़ते हैं, पौधे का भोजन बना के देते हैं। अच्छा इसका इतना सरल उदाहरण मैं किसानों को देता हूँ। जी आपका चैनल बहुत लोकप्रिय है, इससे दूर तक ये बात जाएगी। बिल्कुल। मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ किसानों को। हमारे सबके घर में किचन है। किचन में भोजन बनाने का किंजल जी सारा सामान है, जी लेकिन भोजन बनाने वाला ना हो तो क्या भोजन बन के बाहर आएगा? बिल्कुल नहीं। नहीं आएगा। सामान सारा है, लेकिन भोजन बनाने वाला नहीं तो भोजन नहीं बनेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से ये धरती माँ पौधों का किचन है, रसोई है, रसोड़ा है। इसमें पौधे के भोजन का सारा सामान है, लेकिन अपने आप ये भोजन नहीं बनेगा पौधे का। इस फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर जो धरती में है, इससे भोजन बनाने का काम पौधे के लिए सूक्ष्म बैक्टीरिया करते हैं, जो गौ माता के पेट में। देसी गौ माँ के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया, और गाय 24 घंटे में 10 किलो के लगभग गोबर देती है। तो 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु गौ माता प्रतिदिन गोबर से देती है जी और वो सैकड़ों तरह के। फिर हम उनका जीवामृत जो बनाते हैं, उन सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाने की प्रक्रिया करते हैं जी उसमें गुड़ डालते हैं। ड्रम जैसे 200 लीटर का लेते हैं, 180 लीटर पानी होता है। उसमें 24 घंटे में गाय 10 किलो लगभग गोबर, 10 किलो गोमूत्र देती, वो उस ड्रम में मिला के डालते हैं। उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़ डालते हैं, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और पेड़ के नीचे की 2 मुट्ठी मिट्टी। खेत की क्यों नहीं? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया मार दिए हैं इन्होंने रासायनिक चीजों में, कीटनाशक में। पेड़ के नीचे किसी ने डाला नहीं, इसलिए वहाँ बैक्टीरिया का भंडार, वो इसमें डालते हैं। तो उसमें फिर मेलवन बनता है जी जामुन बनता, कल्चर बनता है। अब ये सूक्ष्म जीवाणु जो 10 किलो गोबर में 30 लाख करोड़ आए, इनको खाने को हमने प्रोटीन दिया, दाल का बेसन, जी वो बलवान होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड़ दिया, मल्टीप्लाई होंगे। मिट्टी दी, उसका कल्चर लगेगा। तो उससे इनकी संख्या, माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट जिन्होंने रिसर्च करके बताया है, इस ड्रम में ये घोल जब हम 2 बार दिन में हिलाते हैं, हर 20 मिनट में ये बैक्टीरिया डबल होते हैं। जी यानी कि 30 लाख करोड़ अगले 20 मिनट में 60 लाख करोड़ होंगे, अगले 20 मिनट में 120 लाख करोड़ होंगे। ऐसे 72 घंटे तक ये बढ़ते ही जाएंगे, फिर ये रुकते हैं, फिर डेथ होती है इनकी। तो किसान को 5-6 दिन में ये बनता है, और अगले 5-6 दिन में इसका प्रयोग करना है। जी स्प्रिंकल से, ड्रिप से, खेत में खुले पानी में। जब ये पूरे खेत में फैलेगा तो इनमें असंख्य बैक्टीरिया, उनकी गिनती नहीं कर सकते, और वो सैकड़ों प्रकार के हैं। धरती में भी सूक्ष्म जीवाणु, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मेलवन, जामुन, कल्चर बनता है। इनकी अथाह संख्या बनती है। ये फिर धरती के उन खनिज को तोड़ते हैं, जी फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन जो जमीन में, उससे भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। यही काम अलसिया अर्थवर्म करता है, मित्र कीट करते हैं। जी अब ये तंत्र आज हमारी रासायनिक खेती ने पूरा तोड़ दिया है। जितना जहर, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक खेत में डालते हैं, उसने सब अलसिया अर्थवर्म मार दिया। डीएवी यूरिया के लिए तो सब्सिडी भी सरकार को देनी पड़ती है भारी मात्रा में, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का यूरिया, डीएपी विदेशों से हमारे देश में आता है, और वो फिर भारत सरकार को ये बैग 3,000 रुपये में पड़ता है, और किसान को 300 रुपये में देना पड़ता है। और इसलिए किसान रात दिन युद्ध स्तर पर यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, सब सूक्ष्म जीवाणु मर गए, अलसिया बन गया। जो भोजन बनाने वाला मार दिया तो पौधे को भोजन कौन देगा? सही बात है। और किंजल जी, सबसे बड़ी बात जो किसान को जानना चाहिए, ये सब के लिए, कोई जानता नहीं किसान इस बात को, ये यूरिया, डीएपी जो खेत में डालते हैं ना,
ये भी सीधा भोजन नहीं बनता पौधे का। जी। धरती में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इसको भी खा के पौधे के भोजन में बदलते हैं, क्योंकि रासायनिक खेती ने वो सब मार दिए। वो इतने थोड़े बच गए हैं कि अब यूरिया डीएपी कई गुना ज्यादा डालना पड़ता है। लागत बढ़ गई, जी। सरकार पे बोझ पड़ा, और जो जहर पौधे में जाके अनाज में जाता है, फल में जाता है, सब्जी भाजी में जाता, हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, बीमारियां, इसी का बहुत बड़ा कारण ये बनता है। पर इसके लिए तो आचार्य जी जब तक जन जागृति नहीं होगी या सब समाज, सरकार और सारे लोग एक नहीं होंगे, क्योंकि आपने जो प्रयास किया उससे गुजरात में 9 से 10 लाख किसान जी। प्राकृतिक खेती की ओर मुड़े हैं। लेकिन इसी क्योंकि आपका मिशन है, तो आगे के क्या प्रयोजन है गुजरात में और किसान हैं वो प्राकृतिक खेती की ओर मुड़े, डीएवी का जो डीएवी यूरिया है उसका खुद उपयोग ही किसान खुद से ही मना करे। बहुत अच्छा आपने किया। इसी के लिए हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बहुत आभारी हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। अब ये राष्ट्रव्यापी अभियान हो गया। इसके लिए बजट उन्होंने निर्धारित किया है। हमारी गुजरात सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सब लोग, कृषि विभाग इस मिशन पे लग चुका है जी। और गुजरात सरकार इतनी गंभीर है इस काम के प्रति। अभी आजकल हमारा बजट सत्र चल रहा है। एक दिन स्पेशल हमारे अध्यक्ष विधानसभा शंकर भाई चौधरी ने मेरा वहां पर प्रवचन रखा। पूरा 1.5 घंटा कार्यक्रम चला, प्रश्नोत्तर चला, और मैं प्रदेश के सभी राजनीतिक, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वहाँ पे पक्ष के तो एमएलए थे ही, विधायक थे ही, विपक्ष के विधायकों ने भी आपको सुना। मैं यही कहना चाहता हूं, मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती को सबने सहानुभूति पूर्वक स्वीकार किया और आने वाले भविष्य को बचाने के लिए पक्ष विपक्ष का विचार छोड़ के प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए सौगात में समझता हूं। आचार्य जी आपको क्या लगता है कि गुजरात में आने वाले दिनों में ये जो प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े किसान हैं उनकी संख्या कहाँ तक बढ़ सकती है? ये अभी जीतू भाई वाघानी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, अभी हमारी मासिक मीटिंग होती है लोक भवन में। हमने लक्ष्य लिया कि इस 1 साल में हम 2 लाख नए किसान और जोड़ेंगे। अच्छा। 8 लाख हमारे पोर्टल पे आ चुके हैं। इतने किसान खेती करना शुरू कर चुके हैं। और किंजल जी, जो सबसे बड़ी किसान भाइयों के लिए आपने कार्यक्रम रखा और उनको प्रेरणा मिलेगी, ये धारणा कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम होता है, ऐसा नहीं है जी। जब 5 आयाम हम पूरे करके खेती करते हैं तो प्राकृतिक खेती में हर वर्ष उत्पादन बढ़ना शुरू होता है। ऐसे सैकड़ों किसान अपने गुजरात में हैं जो 5-7 लाख रुपए प्रति एकड़ तक बचा रहे हैं। ऐसे भी किसान हमारे पास हैं और लोगों में बहुत रुचि पैदा हुई। जिसने एक बार अपना लिया वो छोड़ता नहीं, क्योंकि जमीन उपजाऊ बन गई, पानी आधा लगता है, खाने के लिए अमृतुल्य भोजन मिलता है, गौ माता का पालन हो जाता है, उससे भी दूध की अलग इनकम बन जाती है और पर्यावरण बचता है। तो ये कल्याणकारी रास्ता है। हम अपने एकदम अंतिम पड़ाव पे हैं आचार्य जी कि जो वैश्विक युद्ध चल रहा है उसकी भी असर कहीं ना कहीं हर देशों पे है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हमारे लिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हम खुद का अनाज खुद पैदा करते हैं, लेकिन अगर जब तक बात ईंधन की है, क्रूड ऑयल की है, तो क्या व्यवस्थाएं बननी चाहिए? आप क्या देखते हैं? देखिए किंजल जी, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन नेतृत्व, वो अपने आप में इतना विश्वसनीय है कि भारत की जनता निश्चिंत है कि वो रात और दिन 24 घंटा केवल प्रजा का ही सोचते हैं, देश के कल्याण का ही सोचते हैं। सबको विश्वास है कि दुनिया में ये बहुत बड़ी चुनौती जो खड़ी हुई है जी। सबसे सुखी रास्ता भारत के लोगों को मिलने वाला है जी।
आप पड़ोसी प्रदेश देश पाकिस्तान को देखो ना, क्या हालत, बांग्लादेश में क्या हालत, अन्य देशों में क्या हालत। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के होते हुए, इनके नेतृत्व में पूरा हमारी सरकारें जिस गति से दुनिया के देशों से बात कर रही हैं और रास्ते निकाल रही हैं, वो निश्चित रूप से सुखद है। उस पे 100% लोगों का विश्वास। तो इस समय के लिए आप युवाओं को या समाज को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि भारत के लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, जो जहां जिस जिम्मेदारी पे उसको ईमानदारी से पालन करें, और भारत सरकार पर पूर्ण विश्वास रखें। वो कभी भी हमारा अहित नहीं होने देंगे। व्यर्थ की अफवाहों से बचें। जी, ये बहुत जरूरी है। अफवाहें जो फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया के द्वारा इधर उधर, ये सब बहुत गलत है। पूर्ण विश्वास के साथ इस संकट जो दुनिया में है, हमारे पर तो अब तक न के बराबर है, और सब समाधान हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, डेली नए नए रास्ते निकाले जा रहे हैं जी, और निकलेंगे। अंतिम सवाल आचार्य जी, आपका एक शुरुआती पड़ाव रहा प्राध्यापक के तौर पे, प्रधानाचार्य के तौर पे, उसके बाद आपका राजनीतिक पड़ाव रहा राज्यपाल के तौर पे। अगर आपने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव कि अगर आप राज्यपाल नहीं होंगे, महामहिम नहीं होंगे, उसके बाद का क्या सोचा है कि आचार्य जी कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया, किंजल जी, मेरा एक लक्ष्य बन चुका है प्राकृतिक खेती मिशन, गो नस्ल सुधार, युवा पीढ़ी में संस्कार युक्त वातावरण पैदा करना और निर्व्यसनी समाज बने और देश का विकास, उन्नति, प्रगति, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन 2047 विकसित भारत। तो किसी पॉलिटिकल कंपटीशन में नहीं है? नहीं, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं। इतना बड़ा मेरे को प्लेटफॉर्म दे दिया, इतना बड़ी मेरे ऊपर कृपा है, इसके आगे मैं इच्छा पालूं तो ये शास्त्र की दृष्टि से ये शोभायमानी नहीं है। चरई बेती चलते रहो अपने मिशन की ओर। और इतना बड़ा देश काम करने के लिए है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे को जो दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, शीर्षस्थ नेतृत्व ने, मैं उनका फिर आभार प्रकट करता हूं। और मैं जब तक भगवान स्वास्थ्य ठीक रखेगा, मैं लगातार इस मिशन को करता ही रहूंगा। धन्यवाद आचार्य जी, हमसे बात करने के लिए, इतना समय हमें देने के लिए। धन्यवाद किंजल जी, धन्यवाद। तो आ હતા ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી। મુદ્દો ચાહે પ્રાકૃતિક ખેતી હોય કે મુદ્દો ચાહે શિક્ષક તરીકેનો હોય કે મુદ્દો ચાહે ગુરુકુલનો હોય કે પછી હિમાચલ પ્રદેશનો હોય કે વર્તમાન સ્થિતિ હોય, તમામ મુદ્દા પર ખુલીને તેમણે પોતાની વાત મૂકી છે અને સમાજને પણ એક સંદેશ આપ્યો છે। આજ માટે આટલું, જોતા રહો TV9।